Good morning, children. Today we are going to start chapter number 2 of civics, democracy and equality in class 7. बेटा डेमोक्रेसी आपको सबको पता है. डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे इक्वालिटी हो. जैसे आपके टेक ऑफ में आप देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर इक्वल. ठीक है, तो डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ इक्वालिटी होती है. डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी दोनों साथ साथ चलती हैं. जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है दैट मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपको डेमोक्रेसी. अब जब डेमोक्रेसी होने के लिए आपको उस पर्टिकुलर देश में क्या क्या होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है ना, रिप्रेजेंट करते अपने जो लीडर को, है ना, वोट्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको चुनते हो, तो वो भी डेमोक्रेसी है. लोगों को इक्वल नज़र से देखा जाता है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो. ठीक है, कोई भी उनका रिलीजन, कोई भी उनका जेंडर हो, है ना, चाहे उनकी, है ना. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, जहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए इक्वालिटी होगी दैट मीन्स वो कंट्री में डेमोक्रेसी है. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आपका आता है टेक ऑफ में, पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो द डिफरेंट रिलीजन्स. मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के बावजूद भी होने में हमारी इक्वालिटी है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी है. तो लेकिन इतना कुछ अब ये जब पहले क्या होता था बेटा, इन सब चीज़ों में रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, रिलीजन, अभी पहले क्या, अब भी ऐसा होता है. तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया कि ये जो जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो है किसी भी चीज़ में इनइक्वालिटी अगर होती है उसको ख़त्म करने के लिए लॉज बनाए गए. और लॉज किस में लिखे गए? कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना. संविधान वही होता है ना जिसमें हम अपने लॉज के बारे में लिखते हैं. तो ये तो हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन. तो इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी, गवर्नमेंट ने लॉज भी बनाने के बाद भी, देयर आर स्टिल सो मच ऑफ इनइक्वालिटीज़. तो आपका थर्ड पॉइंट में इनइक्वालिटीज़ आ गया. अब आपका वार्म अप सेक्शन में वो पूछ रहा है एक बच्चा दूसरे बच्चे से कि आपको ये देखिए आपके लिए थोड़े से क्लोथ्स हैं, मेडिसिन हैं, और दूसरा बच्चा उसको बोलता है थैंक यू सो मच, है ना, उसको थैंक्स करता है, आप बहुत दयालु हो. तो इस चीज़ को, इस पिक्चर को देख के आपको समझ आ रहा है ना बेटा कि हमारी इनइक्वालिटीज़ देश में अभी भी हैं. कोई रिच है, कोई पुअर है ना. तो आगे चलते हैं. अब इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी लॉज हैं, राइट्स हैं, इनइक्वालिटी अभी भी हो रही है हमारी, है ना. प्लेग मीन्स घुसी हुई है एक बीमारी की तरह हमारी सोसाइटी में. तो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी लोगों को फेस करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. तो बहुत सारे रीजंस हैं बेटा इनइक्वालिटीज़ जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं आजकल, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में चैप्टर के भी बताया था. पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में. पहला है रिलीजन. तो हमारे डिफरेंट रिलीजन है हमारे कंट्री में, है ना. तो लेकिन इतने डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी लोग क्या है, पीसफुल टर्म से रहते हैं, आपस में मिल के रहते हैं. ठीक है, तो द रिसेंट टाइम्स हैव विटनेस्ड अ ग्रोइंग रिलीजियस इंटॉलरेंस. तो जो हमारे, अगर हम देखेंगे पिछली आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रिलीजियस इंटॉलरेंस रही है. आप देख सकते हो जैसे आप मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आपको बताएंगे किस तरह से वो ज़बरदस्ती जो है लोगों को अपना धर्म चेंज करने के लिए बोलते हैं. जैसे क्रिश्चियनिटी है, आपने कई जगहों पे सुना होगा, आज के टाइम में भी आप देखोगे, अभी आप न्यूज़ में भी सुनोगे, कहीं पे आप इसमें यूपी में ही बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो लोगों का धर्म जो है चेंज करते थे, रिलीजन चेंज करवाते थे. इंटॉलरेंट है, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारा रिलीजन ज़्यादा बढ़े. ठीक है, ऐसे क्रिश्चियनिटी भी है. आप साउथ की न्यूज़ में कई बार लेटेस्ट न्यूज़ आती थी अभी थोड़े कुछ महीने पहले कि साउथ में भी क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा करते हैं. ईस्ट में आप जाएंगे इंडिया के, वहाँ पे भी जो है क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग. धर्म मतलब चेंज करने के लिए बोला जाता है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके, क्योंकि वो लोगों को लालच देते हैं, उनको फ़ायदा करते हैं कि अगर आप आप धर्म चेंज करेंगे तो हम आपको ये कपड़े देंगे या हम आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ देंगे. तो उनको लालच देते हैं. तो इस तरह से रिलीजन को चेंज करने के लिए ज़बरदस्ती थोड़ी सी करते हैं. तो ये चीज़ जो कम्युनल फीलिंग्स जो हैं, ये आप जब हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया तब से चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया था डिवाइड एंड रूल. तो उन्होंने रिलीजन का नाम को लेके बहुत ज़्यादा डिवाइड एंड रूल भी किया है. तो पॉलिसी ये रही है उनके बेटा, लोगों को लग कर रहा किसी न किसी भी रीज़न से भड़का दिया. आज के टाइम में भी ऐसे भड़क रहे हैं, है ना. तो ये कहीं ना कहीं से आप हिस्ट्री रिपीट हो रही है. तो रिलीजन में इनइक्वालिटीज़ हैं. ठीक है, फिर दूसरी बात है जेंडर्स में इनइक्वालिटीज़ हैं. ठीक है, अगर आप पीछे की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, आप अगर देखेंगे लोग जो वुमेंस थी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जाती हैं. आज के टाइम में भी आपको कहीं कहीं सुनने को मिल जाता है एट्रोसिटीज़ होती हैं वुमेंस के ऊपर. गांव के लोगों में, गांव में अगर आप सुनेंगे, न्यूज़ सुनते हैं तो गांव में बहुत सारी चीज़ें, केसेस ऐसे आते हैं कि उसको डाउरी के लिए मार दिया, या फिर उसको एक
किसी को उसने लाइक कर लिया तो मार दिया, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना बेटा, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल मीन्स पैतृक, जिसमें आपका फादर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, पिता का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, मैन का जो है कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है। सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल पावर है। तो ये सारी चीज़ों में जो है हमारे जो है मेन को ज़्यादा पावरफुल रखा गया और वुमेंस को हमेशा पीछे बैकग्राउंड में रखा गया, ठीक है। अब तीसरी बात आ जाती है आपकी इकोनॉमिक स्टेटस, रिच और पुअर की, है ना। जो लोग गरीब हैं उनको पूरी एमिनिटीज़ या उनको पूरे फ़ायदे नहीं मिल पाते जो कि रिच लोगों को मिल जाते हैं। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, जॉब्स हैं, ये सब चीज़ों में जो है आप इन चीज़ों इकोनॉमिक स्टेटस को देख सकते। लोग पैसा खिलाते हैं और अपनी जॉब्स ले लेते हैं। पुअर लोग जो चाहे वो डिज़र्व भी कर रहे हैं, उनके पास एजुकेशन भी अच्छी है, उनको जॉब्स नहीं मिलती है। हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पुअर लोग नहीं जा सकते, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि वो वहीं पे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मेरा हमेशा ओवर क्राउडेड रहते हैं, ठीक है। तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको लिए शॉर्टेज रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं हमारे इंडिया में। तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि पैसे की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे लोगों को, पुअर लोगों को नहीं मिल पाती। तो ये एक तो ये रीज़न हो गया आपका। रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, इकोनॉमिक हो गया। अब आते हैं हम कास्ट सिस्टम। बेटा कास्ट सिस्टम तो आपने काफ़ी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कास्टिज्म के बारे में, ठीक है। ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्य, शूद्रज, अनटचेबल्स होते थे, ये है ना। तो कैसे उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको अपनी टेम्पल्स में आने दिया जाता था, पब्लिक प्लेसेस में नहीं आने दिया जाता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब चीज़ों को कि इक्वालिटी हो जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उसने 1950 मतलब में जो एक कास्टिज्म को एबॉलिश कर दिया, ठीक है। और ये लेकिन फिर भी आप कहीं कहीं देखेंगे रूरल एरियाज़ में अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये जो आपको कास्टिज्म मिल जाता है आज के टाइम में भी। तो आप लोगों ने अभी अपना मुश्किल से मतलब अपना जो माइंड सेट है, और लोगों ने अभी तक भी नहीं चेंज किया है। तो ये बड़ी बहुत ही गलत बात हो चुकी है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो जो एजुकेशन है और जो अर्बनाइजेशन है, तो इसके साथ साथ हमारा जो चेंज होना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो दलित्स हैं उनको मैंने अब जैसे आपको पहले बताया, वेल्स में से पानी नहीं दिया जाता, टेम्पल्स में प्रेयर्स नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। शूज़ नहीं पहन सकते थे वो लोग अगर अपर कास्ट के लोग खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। सेम कप्स या सेम टी स्टॉल्स पे वो खड़े होकर अपना चाय नहीं पी सकते थे, ठीक है। तो ये आप ह्यूमन राइट्स जो वॉच है उसमें जो उन्होंने एक सीनियर रिसर्चर हैं समिता नरूला, ये सब उन्होंने हमें बताया है। तो जो अनटचेबल्स थे उनको लोएस्ट जॉब्स में रखा जाता था, ठीक है। उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता था। जो दलित वर्ड है जो लोअर कास्ट लोगों के लिए रखा गया था, ताकि उनको शो किया जा सके कि वो लार्जर सोसाइटी के पार्ट नहीं है। तो दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। इसीलिए क्योंकि दलित जो लोग थे, जब उनके आपके साथ कोई भी इतना ह्यूमिलेशन हो, आपको कहीं पे आने नहीं दिया जाता, आप किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते, सेम जगहों पे आप ड्रिंक नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते, चाय नहीं ले सकते, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते, फेयर्स में नहीं जा सकते थे। आपको पता है कि बेटा जब फेयर के लोग जो जाते थे, अगर किसी फेयर में या किसी क्राउडेड एरिया में अगर कोई अनटचेबल निकलता तो उसको एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पास रखना पड़ता था, जिसको वो बजा के चलता था, ताकि जो लोग जो अपर क्लास के लोग हैं वो थोड़े दूर हट के उससे निकल सकें, उनको पता चल जाए कि ये दलित है। कितनी गलत बात थी बेटा, ये चीज़ बहुत बुरी बात थी ये। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है। आपके चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो दलित फैमिली को बिलोंग करते बन चुके हैं, है ना। जैसे हमारी जो है ये समाजवादी पार्टी से हमारी जो हैं मेरे रिकॉल नहीं कर पा रही उनका नेम अभी, एकदम से अचानक आएगा नाम तो मैं बता दूंगी आपको। तो जो लेडी हैं ये दलित फैमिली को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो चेंजेस तो बहुत आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मायावती, बेटा नाम मेरे को आ गया याद, मायावती वो है दलित फैमिली को बिलोंग करती हैं। लेकिन चेंजेस तो हमारी सोसाइटी में बहुत आ गए, लेकिन अभी भी आप कहीं पे जाके देखेंगे जो विलेजेस में अभी भी स्टिल ये अनटचेबल्स को
वाला रूल जो है फॉलो होता है, वो भी अवेयर नहीं है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। प्रीएम्बल क्या है बेटा, हमारा जो जितना भी निचोड़ है ना, कि हमारे जो कंट्री को क्या चाहिए वो सारा उसके अंदर लिखा हुआ है कि इक्वालिटी चाहिए। मेन चीज़ क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इक्वालिटी, ठीक है। हमारे क्योंकि आसपास सारे में इनइक्वालिटी है, ठीक है, रिच हैं, पुअर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी इनइक्वालिटी फॉलो करती हैं। तो ये को इन सब चीज़ों को देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जो इक्वालिटी पे बेसिस था। तो अब कुछ प्रोविजंस हैं जो इक्वालिटी के लिए दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम पढ़ते हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने कई चीज़ों में जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, जैसे ये 4-5 आपको आर्टिकल्स दिए हैं, ये इक्वालिटी के बेसिस पे है। तो आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ चाहे वो कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई पुअर आदमी, सबको लॉज जो है, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, चाहे किसी भी रिलीजन को फॉर्म करता है, चाहे भी किसी भी कलर को बिलोंग करता है, चाहे वो काला है, गोरा है, कैसा भी है ना, सबको एक जैसा लॉ मिलेगा, उनको एक जैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो आप 14 आप दिमाग में बिठा लीजिए बेटा, आर्टिकल 14 जो है वो आपको इक्वालिटी देता है अगेंस्ट बिफोर द लॉ, ठीक है, कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, ठीक है, चाहे वो सिटीजन्स हैं चाहे वो नॉन सिटीजन्स हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर अगर वो रह रहे हैं तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड आपका जो है आर्टिकल 15 है। देखिए बेटा सीक्वेंस में चल रहे हैं, आर्टिकल 14 हो गया आपका लॉ की इक्वालिटी, आर्टिकल 15 हो गया जैसे आपने अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि लोग जो है अनटचेबल्स जो है पब्लिक एरियाज़ में नहीं जा सकते थे। तो अब ये लॉ बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने 15 आर्टिकल के अंडर कि जो लोग जो है उनको कलर या कास्ट या क्रीड या लैंग्वेज के बेसिस पे उनको उनके साथ फ़र्क नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, उनके साथ फ़र्क नहीं कराया जाएगा। तो सारे जो है पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, चाहे वो वेल्स हो, चाहे बेदिंग घाट्स हो, चाहे म्यूजियम्स हो, चाहे टेम्पल्स हो, चाहे मेले लगे हों कहीं पे। तो आपका दिमाग में रख लीजिए जो 15 आर्टिकल है वो आपको बताता है कि सब जो लोग हैं इंडिया के वो इक्वल हैं पब्लिक एरियाज़ में, वो इक्वली सोशल इक्वालिटी है, वो पब्लिक एरियाज़ में जा सकते हैं। तो आइए हो गया आपका आर्टिकल 15। अब आ गया आपका आर्टिकल 16। देखिए बेटा सीक्वेंस में ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि आपको नौकरी सबको, चाहे जो भी डिज़र्व करता है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, उनको एक जैसी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट इक्वल हो गया ना सबके, ठीक है। उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रेस या कास्ट या रिलीजन या क्रीड या डिसेंट, कौन सी जगह से उनका बर्थ हो रखा है, ठीक है। वो अगर उसकी जेन्युइन है, वो अगर उसको डिज़र्व करता है जॉब को, एम्प्लॉयमेंट को, उसको एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, उसको दिया जाएगा वो जॉब, ठीक है, ठीक है। तो हर सिटीज़न जो है इंडिया का वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता बेटा आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए 14, 15, 16, नाउ वी आर कमिंग टू द 17। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिशन किया जाए, है ना, जो फ़र्क करते थे कि छुआछूत जो था, तो ये क्राइम माना गया है। तो आर्टिकल 17 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो ये क्राइम है, ठीक है, उसको उसके लिए लॉ बनाया गया है, उसको पनिश किया जाएगा। तो आपका लास्ट जो आर्टिकल है 18, ठीक है, वो आपका है किसके बारे में, स्टेट फ्रॉम ग्रांटिंग एनी टाइटल्स, प्रोहिबिट करना स्टेट को। अब पहले क्या होता था बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम में, जो लोग जो जी हजूरी करते थे ब्रिटिशर्स की, तो उनको वो खिताब देते थे, सर का खिताब दे दिया, है ना, राय बहादुर का खिताब दे दिया, खान बहादुर का खिताब दे दिया। तो ये आर्टिकल 18 ने कहा है कि कोई भी इंडियंस जो थे होंगे वो फॉरेन, कोई भी राजा महाराजा, क्योंकि पहले देखिए बेटा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, बाद में ये वल्लभ भाई पटेल ने सब ने मिल के इनको हमारे प्रिंसली स्टेट्स को एक मतलब एक इंडिया बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान किया। तो क्या करते थे कि जो हमारे इंडियंस रूलर्स होंगे या इंडियन सिटीजन्स भी हों, उनको वो फॉरेन स्टेट से टाइटल्स एक्सेप्ट करने का अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक लॉ बनाया गया। तो आपके देखिए 14 का क्लियर हो गया कि 14 में आपका लॉ का इक्वालिटी होगा, 15 में आपका जो है पब्लिक एरियाज़ में इक्वालिटी रहेगी, सोशल इक्वालिटी रहेगी, पब्लिक एरियाज़ में आप जा सकते हो। फिर 16 में आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट, आपको हर जगह पे मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, चाहे आप किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन या डिसेंट को बिलोंग करते हो, ठीक है।
R17 में आपको बता दिया कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो जाएगी, और 18 में आप कोई भी टाइटल्स, आप खिताब नहीं लेंगे किसी भी बाहर के देश से, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आगे आपका पॉइंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेटा आपको बहुत क्लियर है, आप बहुत इसके बारे में जान चुके हो, है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया राइट टू वोट। जो भी बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है, 18 ईयर्स और उससे अबव, वो राइट टू वोट का अधिकारी हो जाता है, वो वोट दे सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया। आपके पास अधिकार है कि आप अपने लीडर को चूज़ कर सकते हो, है ना, क्योंकि एक पर्सन एक वोट। तो ये हमारा जो है हमारे ये इंडिया में ये 1 पर्सन 1 वोट जो है सिस्टम है, ये चलता है क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू है, 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है। एक बंदे के पास एक ही वोट होगी, उसकी एक ही वैल्यू होगी। ये नहीं कि एक बंदा बहुत सारे वोट्स डालेगा अपनी जो भी किसी, जैसे कोई पर्टिकुलर खड़ा हुआ है, कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है कि एक बंदा जो है बहुत सारे वोट्स उसको दे देगा, ऐसा नहीं होगा। जो बंदा चूज़ करेगा वो एक बंदे को एक ही वोट से चूज़ करेगा, ठीक है। तो इससे क्या जो है हमारे अंदर जो है शान, हमारे अंदर एक तरह से शान की फीलिंग आपको पता चलेगी। पुअर्स को ऊपर उठाने की, माइनॉरिटीज़ को ऊपर उठाने की, बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने का कि मतलब उनका भी अपने कंट्री के मैटर्स में पूरी अधिकार है, पूरा से है, पूरा बोलने का अधिकार है कि वो किसको चूज़ करना चाहते हैं, वो उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो इक्वालिटी के वो भी इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉज बनाए हैं ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को और सोशल इक्वालिटी रहे। जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती रहती है टाइम टू टाइम। अब एक स्कीम है, उसमें से हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम। अब देखिए बेटा, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या था, लोग जो है बहुत कम जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि कई बार क्या होता था, वो पुअर थे इसलिए नहीं जा सकते थे। सेकेंडली कई बार होता था कि पुअर की वजह से उनको बाहर लोग काम करने जाना पड़ता था, इसलिए नहीं वो स्कूल्स जाते थे। और इसलिए मतलब अगर आप स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं हो तो आपको पढ़ाई क्या मिलेगी, है ना। फिर दूसरी बात ये थी, जो गर्ल्स थी उनको भी नहीं जाने दिया जाता था, है ना। गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, गर्ल्स पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि अगर हम खाना दें, अब देखिए उनको बुक्स भी मिल जाती थी, उनको ड्रेसेस भी मिल जाते थे, है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इनको खाना दें, क्योंकि खाने की वजह से इन लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी बच्चे आने शुरू कर देंगे, तो ये इससे अटेंडेंस बढ़ जाएगी स्कूल्स में। तो गवर्नमेंट ने ये मिड डे मील स्कूल में स्टार्ट कर दिया। बेटा सबसे पहले जो है साउथ में तमिलनाडु ने जो थी स्टेट, उसने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद बाकी स्टेट्स ने भी इस चीज़ को स्टार्ट कर लिया। तो ये एक तरह से इंसेंटिव्स हो गया पुअर पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को वो अपने स्कूल में भेजें, कम से कम उनको खाने के लिए तो मिलेगा, कम से एक टाइम का मील तो मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो जाते थे काम की वजह से, फैमिली इनकम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके फैमिली इनकम नहीं हुआ करते थे। अब देखिए बेटा, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनकी अच्छी जॉब्स नहीं लग पाएंगी, तो उनका इनकम कैसे मतलब बढ़ेगी, है ना। तो इक्वालिटी कैसे आएगी, ये वाली बात भी होगी, इनकम कैसे बढ़ेगी, है ना। तो इनकम को, ताकि सबका स्टैंडर्ड जो है एक जैसा हो जाए, गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रहती है कि जो हमारे देश में जो लोग हैं सबका स्टैंडर्ड एक जैसा हो जाए। लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका स्टैंडर्ड एक जैसा कैसे बन पाएगा, आप नहीं अच्छे जॉब्स मिल पाएंगी आपको, ठीक है। तो 2 तरह की इक्वालिटीज़ हो गई यहाँ पे इसको मिड डे मील स्कीम को लाने से। एक तो चिल्ड्रन जो है डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट बैकग्राउंड से सब इकट्ठे बैठ के मील खाते थे। सेकेंडली जो अनप्रिविलेज लोग थे वही ये मील बनाते थे, ठीक है। जो अनप्रिविलेज लोग जिनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते या पुअर लोग होते थे, देखिए उनसे एक तो अर्निंग होगी उनकी, है ना, उनका काम हो गया, उनको पैसे मिलेंगे, है ना। और वो लोग बनाते थे, और अनप्रिविलेज लोग ने खाना बनाया और दूसरे किसी तरह का भी लोग खा रहे हैं उसको, 2 चीज़ें हो गई, है ना। और इससे उनको अच्छी ज़िंदगी रहने में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी कि उनको कमाई करने में भी फ़ायदा हो जाता था, ठीक है। और 2007 में अमेंडमेंट बनाया गया इस स्कीम में कि मिड डे मील जो है समर वेकेशंस में भी दिया जाएगा, क्योंकि
कहाँ पे दिया जाएगा समर वेकेशन में? जहाँ ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे सूखा पड़ गया, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और ऐसे टाइम टू टाइम जो चेंजेस इसमें होती ही रहती हैं मिड डे मील स्कीम में, तो ताकि इसका स्कोप जो है बढ़ता रहे और स्टैंडर्ड जो है लोगों का इम्प्रूव होता रहे। अब हम पढ़ेंगे बेटा केस स्टडी सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी 2015। बेटा इसको याद कर लेना, 21 जनवरी 2015 ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन स्टार्ट किया था, उसके तहत ये सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट किया था। तो ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो गर्ल चाइल्ड को वो हायर एजुकेशन मिल सके, है ना, और जो जब उसकी शादी हो तो उसमें उसमें ये पैसा लगाया जा सके, ठीक है, ताकि गर्ल्स को भी इक्वालिटी मिल सके, है ना, ताकि फैमिली में सेविंग्स हो सके। और ये जो इशू था गर्ल चाइल्ड का, बहुत ही मतलब एक अनफॉर्चुनेट मीन्स बदकिस्मती वाला इशू था कि गर्ल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट किया जाता, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता, उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं होने दिए जाते थे, उसको जल्दी शादी कर देते थे कि बच्चे मतलब छोटी उसको घर के काम आने चाहिए, ठीक है। और फिर गर्ल्स की को जो है पेट में ही मार दिया जाता, जैसे फीमेल फीटिसाइड जो लिखा हो ना बेटा, रिपोर्ट्स ऑफ फीमेल फीटिसाइड एंड अब्यूज़ ऑफ गर्ल्स आर कॉमन नॉलेज, है ना। डाउरी के लिए उनको तंग किया जाता था। फीमेल फीटिसाइड मीन्स पेट के अंदर ही बच्चा अगर पता चल जाता कि लड़की पैदा होने वाली तो उसको फीमेल को अंदर पेट में ही मार दिया जाता था। गवर्नमेंट स्कीम्स जो थी इस तरह की लाइफ को बचाने के लिए, फ्यूचर गर्ल्स को भविष्य अच्छा करने के लिए, है ना, तो ताकि लोगों का माइंड सेट चेंज हो सके, तो इन सब चीज़ों के लिए स्कीम्स लाई गई बार बार गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो है देखिए गर्ल्स के लिए स्कीम बनाई गई तो क्या करेंगे लोग, गर्ल को मारेंगे नहीं, क्योंकि उनकी स्कीम से उनको फ़ायदा होने वाला है। तो ये कई तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट है एफर्ट्स कर रही हैं ताकि इक्वालिटी लेके आई जा सके देश में। अब नेक्स्ट है बेटा, कंसिडर करते हैं, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल ऑन ट्रीटिंग ऑल जॉब्स आर इक्वल। आपका ये आर्टिकल है कि इसको आप पढ़ लेंगे खुद ही, और जॉब सबको एक जैसे मिलनी चाहिए, एंड नॉट लुकिंग डाउन एन एनी प्रोफेशन, कोई भी जो काम है छोटा नहीं है। अभी आपने अब बेटा रिसेंटली एक न्यूज़ आया था बच्चे, उसमें न्यूज़ में कि एक राजस्थान में एक आईएएस ऑफिसर बनी है ना, लेकिन वो मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, लेकिन आईएएस की तैयारी वो करती थी, मतलब उसको उनको पढ़ाई का इतना शौक़ था, आईएएस की तैयारी वो करती रही, और लेकिन उसका रिज़ल्ट उनका थोड़ा देर में आना था, तो उस बीच में उन्होंने अप्लाई कर दिया अपनी ये जो सड़कों पे झाड़ू लगाने की जॉब पे, है ना, गवर्नमेंट जॉब ही थी, क्योंकि उसकी जो हस्बैंड थी उनकी डेथ हो गई थी और उनके पास 2 बच्चे थे, उसकी भी गुजारा करना था, देखिए पैसा तो फिर बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने 2 साल तक अपने झाड़ू लगाई सड़कों पर, ठीक है, तो वो वाला काम किया, और आज की तारीख में वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई हैं। तो देखिए बेटा प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं, चाहे वो झाड़ू लगाने का था, लेकिन उसको उसमें अर्निंग हो रही थी ना, तो कोई भी देखिए बेटा आप ऑक्यूपेशन कोई भी सुपीरियर नहीं होती, कोई भी इन्फीरियर नहीं। क्यों नहीं होती? देखिए बेटा आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप स्कूल में अगर आपकी जो पियोन्स की जो जॉब्स हैं, अगर पियोन्स आपका घर नए क्लास को नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, है ना, या आपकी मेड्स हैं आपके घर में आती हैं, वो आपके घर को साफ़ सफाई करके जाती हैं, वो नीट एंड क्लीन आपको एक आपको हेल्प आउट कर रही है ना, कि आपको साफ़ सुथरा घर दे रही हैं। अगर वो नहीं करेंगी तो आप उसको साफ़ सुथरा घर कैसे दे सकते हो? तो कोई भी जॉब जो है छोटी नहीं है, ठीक है। सो ये इस तरह की जो है आपके जो इस चीज़ को जॉब्स को मतलब लेबर की जॉब्स को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें इस टॉपिक में आप इसको क्लियर कर लीजिए। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा कि जो लेबर का वर्क करते हैं, जो छोटे काम करते हैं, उनकी भी खुद की एक पहचान है, उनकी भी एक शान है, ठीक है। ये जो लाइंस हैं ये किसने बोली है? ये गांधी जी ने बोली हैं, ठीक है। तो आप गांधी जी बिलीव्ड अ लॉट इन डिग्निटी ऑफ लेबर बोथ इन वर्ड एंड इन डीड, चाहे वो बोलने से हो, ठीक है, चाहे वो काम से हो, ठीक है, कि कितना भी इनसिग्निफिकेंट, आगे वो बोलते हैं ही हैड सेड नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट द थिंग यू हैव टू डू इट एज वेल एज यू कैन, कि कोई भी आपको काम मिले, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा हो, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाओ, ठीक है। तो आप उसको बहुत ध्यान दो, उसकी बहुत केयर करो उसकी, है ना।
तो ऐसा उसको उस काम को करो जैसे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आप जज कर पाओगे, लोग आपको जज कर लेंगे कि बंदा कितना लेबोरियस है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ नॉट येट फुली अचीव्ड इन इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स। जो लेबर की डिग्निटी है अभी भी इंडियन सोसाइटी में फुली, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे आप पियोन्स को थोड़ा सा सोचते हो कि नहीं ये छोटा काम करते, गंदा काम करते, तो ये हमारे लेवल के नहीं है ना। तो या जो अगर घर में बाहर आप सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं, है ना, या जो लेबर का काम करते हैं, जो तसला वगैरह उठाते हैं, आपको लगता है ये छोटा काम है, लेकिन ये कोई भी काम छोटा नहीं। देखिए बेटा, अगर वो तसला उठा के आपका घर बनाने में हेल्प आउट नहीं करेगा तो आप एक अच्छे घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो एवरी वर्क फॉर एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे, द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। क्या चैलेंजेस हैं हमारी डेमोक्रेसी में जो हमें सफ़र करने पड़ते हैं? तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। एग्जाम्पल्स तो अभी देखिए बेटा हमने अभी पढ़ी भी हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें प्रिवेल करती हैं। तो अब इक्वालिटी रिच और पुअर की टर्म में समझ सकते हैं, बड़े घर में या छोटे घर में रह रहे हैं, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। तो ये इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ में, ठीक है, जो हमारा प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल बताता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपका स्टेटस भी इक्वल होना चाहिए, आपको मौके भी इक्वल मिलने चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटस का मतलब नहीं है, ये नहीं है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, बट आवर स्टेटस एज अ सिटीजन ऑफ दैट डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हमारे जो है कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें सबको जो है इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल लॉ होने चाहिए सबके लिए, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, ठीक है। उन्होंने इक्वली ट्रीट होने के लिए वॉइसेस भी रेज़ करी हैं, मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई है, ठीक है। टू द एक्सटेंट टू विच सिटीजन्स कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ इवॉल्व ट्रिमेंडसली ओवर द ईयर्स, ठीक है। डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है समझने के लिए वो हमारी इतने सालों में चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इन अपने राइट्स के, अपने अधिकारों के लिए अवेयर नहीं थी। लॉ बने हुए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कोई इस तरह से तंग नहीं करता है। अब उनको समझ आ गई है, वो अब अपनी इक्वालिटी के लिए अपनी वॉइस रेज करती हैं, ठीक है। जब डिफरेंट गवर्नमेंट्स अकोमोडेट द डिमांड्स ऑफ द पीपल इन द some measure, they also face criticism and charges of being biased towards them, ठीक है। तो आप डिफरेंट गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने उनको देखती हैं कि भाई क्रिटिसिज्म मिलता है, लोग उनको बताते हैं कि हमारे साथ क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, वो बायस्ड हैं। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ दस बिकम मोर एलेबोरेट एंड रिफाइंड इन प्रोसेस, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है ज़्यादा बढ़ गई है, रिफाइंड हो गई है। मोर एंड मोर जो पीपल हैं वो डेमोक्रेसी की सोच को, मतलब उनको बताने का जो है ये गोल है कि उन सबको पता चले डेमोक्रेसी क्या होती है। तो प्रीव्यू ऑफ डेमोक्रेसी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू अचीव, बट इट इज़ नॉट होली अनअचीवेबल, मतलब बड़ा लंबा टाइम हो गया इसको डेमोक्रेसी लाने के लिए, लेकिन अभी तक भी हमारे देश में ये पूरी तरह से अचीवेबल नहीं हुई है। अब दूसरे देशों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेटा। अराउंड द वर्ल्ड काउंटलेस पीपल आर सब्जेक्ट टू सम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और अदर, है ना। दुनिया में भी बहुत सारे जो हैं लोग हैं, इनइक्वालिटी मिलती है देखने को वर्ल्ड में भी। जो सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है वो रिच और पुअर की इनइक्वालिटी है। अमेरिका में जो है होमलेस हैज़ बिकम द मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। जो अमेरिका में भी लोगों के पास घर नहीं है बेटा, ठीक है। जो यूएस डिपार्टमेंट है हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का, इन इट्स एनुअल होमलेस असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द कांग्रेस 2007 हैड पुट द नंबर ऑफ अमेरिकन्स हु आर एट होमलेस एट कितने हैं बेटा 7,50,000 लोग अमेरिका में भी जो हैं दे आर होमलेस। और 21% जो चिल्ड्रन हैं वो किस में रहते हैं, पॉवर्टी में रहते हैं। तो पॉवर्टी रेट बिलीव टू बी हायर दैन इट्स प्रेवलेंट इन अदर रिच नेशंस, ठीक है। पॉवर्टी रेट ज़्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, होमलेस असिस्टेंस, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन टू द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर इन अमेरिका। तो गवर्नमेंट जो है अमेरिका में भी
इस चीज़ को करने के लिए उनकी कंडीशंस को अच्छा करने के लिए कोशिश कर रही है। तो नेक्स्ट इज़ योर फ्लो चार्ट इन योर बुक्स, तो आप उसको फ्लो चार्ट को भी बना लेंगे अपनी बुक्स में, ठीक है। सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड watch the